ये कवर्धा जिला शुरू कर रहे हैं, दुर्ग संभाग का पहला जिला जिसको आज कवर करेंगे। ये कवर्धा जिला दो पार्ट में कवर होगा, याद रखिएगा। ये पहला पार्ट होगा, इसके बाद दूसरा पार्ट, क्योंकि बड़ा जिला है इसलिए दो पार्ट लगेगा। सबसे पहले अगर इस जिले की शुरुआत करें तो इसके सराउंडिंग को देख लेते हैं मैप में। इसके सराउंडिंग कुछ यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा कवर्धा जिला है। ध्यान से देखिए, कवर्धा जिला अगर देखें तो ये यहाँ से ऊपर यानी राजनांदगांव से ऊपर की तरफ और बलरामपुर तक एमपी मध्य प्रदेश सीमा बनाता है कि नहीं बनाता? यानी ये कवर्धा जिला या कवर्धा का जो पश्चिमी सीमा है, वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, ये किससे कनेक्ट है? आपका एमपी से। तो एक तो पहला फैक्ट ये आपको पूछेगा कि ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, तो नहीं, याद रखिएगा ये इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है यानी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है, पहला फैक्ट। दूसरा, ये अपने सराउंडिंग में कितने अन्य जिलों के साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो ये मुंगेली के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, दिख रहे हैं। दूसरा, ये आपका बेमेतरा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और तीसरा, अगर देखा जाए तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तीन जिलों के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं। और दूसरा, इसकी जो पश्चिमी सीमा है, ये पश्चिमी सीमा एमपी से कनेक्ट हो रही है, यानी एक तो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। दूसरा फैक्ट, ये तीन जिलों से घिरा हुआ है। क्लियर? कौन कौन सा? तो मुंगेली आपको पकड़ना है, बेमेतरा, और तीसरा आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो हमारा नया जिला बना है। ये याद रहेगा, इतना ये याद रखना है। चलिए इसके बेसिक्स में आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके गठन की बात कि गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा, कवर्धा जिले का गठन हुआ वर्ष 1998 में। याद आ रहा है? वर्ष 1998, जो हमारा कोड है रिया महाधाम दंतेवाड़ा को जा जस केर तरी, उसी कोड में आपका फिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जिला गठन कब हुआ? तो जिला गठन होगा वर्ष 1998 में, यानी मध्य प्रदेश शासन के दौरान, लिख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन के दौरान इसका गठन हुआ था, जिला गठन। क्लियर? याद रखने वाली बात है कि इसका जो 5 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 वर्ष पश्चात यानी 98 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2003 में इसके नाम में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? नाम परिवर्तन हुआ। तो इस जिले का नाम परिवर्तन कब हुआ? कबीर धाम कब लिखा गया? तो याद रखिएगा वर्ष 2003। बहुत ध्यान सुनिएगा, नाम परिवर्तन हुआ 2003 में और उसके बाद इसका क्या नाम पड़ा? कबीर धाम बनेगा, कबीर धाम। तो ये वर्ष 2003 में, 98 में जिला का सृजन हुआ, लेकिन 5 साल बाद इसके नाम में क्या होगा? परिवर्तन, यानी वर्ष 2003 में। यहां तक क्लियर हो गया? अगली बात, इसकी मातृ जिला कौन कौन सा है? तो इसका मातृ जिला है 2 जिले, एक आपका बिलासपुर और दूसरा आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव का नॉर्थ यानी उत्तरी हिस्सा और बिलासपुर का आपका पश्चिमी हिस्सा। क्लियर ना? तो इसके मातृ जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको पकड़ना है बिलासपुर, बिलासपुर का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी भाग। क्लियर ना? और दूसरा है आपका है राजनांदगांव, राजनांदगांव का उत्तरी हिस्सा, राजनांदगांव का उत्तरी भाग। और इन दोनों ही जिलों से पृथक होकर के 1998 में कवर्धा जिले का सृजन। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है कवर्धा। इसका मुख्यालय क्या है? कवर्धा। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो सीमावर्ती राज्य है बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश राज्य के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, यानी इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। अगला, सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिलों में आपको 3 नाम पकड़ने हैं, एक आपका मुंगेली, दूसरा आपका बेमेतरा और तीसरा आपको पकड़ना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जो जिला भी बना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए किस संभाग का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग का हिस्सा है। क्लियर हुआ कि नहीं? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग का सृजन कब हुआ? तो आपको याद रखना है दुर्ग संभाग कब बना? सितंबर 2013। याद रहेगा, सितंबर 2013 में दुर्ग संभाग का सृजन हुआ और इसी दुर्ग संभाग का पार्ट है हमारा कवर्धा जिला। यहां तक की बेसिक बातें याद रहेंगी। चल आगे चलिए। अगला हमको देखना है तहसील, विकास खंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा सीटें, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले मैप में चलिए, ये आपका कवर्धा जिले का या कबीरधाम जिले का ये मैप है। पहले तो इसके सराउंडिंग को ट्रेस कर लेते हैं। तो आपको याद रखना ये जो पूरी सराउंडिंग आपका वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, ये है आपका मध्य प्रदेश। एमपी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, एक बड़ी बाउंड्री साझा कर रहे हैं एमपी के साथ मध्य प्रदेश। क्लियर। अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ ये हमारा हो गया खैरागढ़, खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला जिला जो हमारा। क्लियर। अगला इधर हमारा हो गया ये बेमेतरा, बेमेतरा जिला, ठीक है। और इसके पूर्व की तरफ ये हमारा हो गया मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, यहां तक बनेगा मुंगेली डिस्ट्रिक्ट। ध्यान से सुनते चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे पहला आपको पकड़ना है कि बेमेतरा से, ध्यान से सुनिएगा, ये बेमेतरा से आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कवर्धा। देखिए कवर्धा, कवर्धा सा हल्का सा ऊपर जाएगा ये और ऐसे निकल जाएगा ये आपका इधर की तरफ, देखते चलिए, ये बोडला तहसील होते हुए एमपी की तरफ निकलेगा। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है NH 30, 30 नंबर सड़क, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 30। इस NH 30 में सबसे पहले जो स्पॉट आपको बताया हूं ये आपका हो गया कवर्धा, देखते चलेगा, ये क्या हो गया आपका कवर्धा। तहसील पहले ट्रेस करेंगे। कवर्धा के बाद आपको पकड़ना है बोडला, क्या पकड़ना है बोडला। ये दो तहसील NH 30 पर, 30 नंबर सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। एक तो कवर्धा आपको पकड़ना है, दूसरा आपको पकड़ना है बोडला। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको पकड़ना है, ये एक स्पॉट आपको याद रखना है पोड़ी, क्या रखेंगे पोड़ी। कवर्धा के ऊपर एक स्पॉट याद रखना है आपको पोड़ी, ध्यान से सुनिए। इसी पोड़ी से आपको एक और राष्ट्रीय राजमार्ग निकालना है, नेशनल हाईवे, जिस नेशनल हाईवे का नाम है NH 130A, NH 130A। ये पोड़ी से निकल करके आपका इस तरीके से ये आपका जाएगी ये पंडरिया, ठीक है। और पंडरिया के बाद यही सड़क, ये पंडरिया हो गया, और पंडरिया के बाद यही सड़क आपका, पंडरिया के बाद यही सड़क आपका क्या हो गया, पंडरिया के बाद यही सड़क आपका कहां पर आ जाएगी मुंगेली की तरफ। पढ़े हम लोग मुंगेली, मुंगेली के बाद जरहा गांव, जरहा गांव के बाद तकतपुर, तकतपुर के बाद सकरी, सकरी के बाद बिलासपुर, याद आ रहा है, बिलासपुर का सीपत, सीपत होते हुए उर्गा होते हुए भैंसमा, करतला, धर्मजयगढ़, और धर्मजयगढ़ का सीधा पत्थलगांव। 130A ये वही सड़क है। क्लियर। तो इसी 130A पर ये हो गई हमारी पंडरिया, देखते चलेगा। ये हमारा क्या हो गया, एक और तहसील पंडरिया। ये 3 तहसील बता दिया, कवर्धा, बोडला और पंडरिया। अब सुनिएगा, अब आपको पकड़ना है स्टेट हाईवे, अब आपको पकड़ना है स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे नंबर 5। जैसे हमने NH 30 को पढ़ा कि NH 30 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वैसे ही स्टेट हाईवे नंबर जो 5 है वो सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है, यानी स्टेट हाईवे। क्लियर। तो ये भी आपका MP से आ रहा है, देखिएगा ये आपका MP से कुछ इस तरीके से आएगा, ये आएगा आपका पंडरिया, दिखा। पंडरिया के बाद यही सड़क आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित हो गई, पंडरिया से आपका पोड़ी, पोड़ी से आपका कवर्धा, और कवर्धा के बाद फिर यही राष्ट्रीय राजमार्ग आपका नीचे की तरफ जाएगा और आपका कहाँ जाएगा खैरागढ़ की तरफ, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दोनों वहां से लेकर के बीच में कुछ दूरी तक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्लियर ना। और फिर कवर्धा से नीचे तक ये कौन सा है, स्टेट हाईवे नंबर 5। तो याद रखेगा क्या है आपका स्टेट हाईवे नंबर 5, तो SH 5 लिख देता हूँ, स्टेट हाईवे नंबर 5 बनेगा ना। ये भी आपका SH स्टेट हाईवे नंबर 5। क्लियर। अब इस स्टेट हाईवे नंबर 5 पर तहसील ट्रेस करते हैं। तो जब आप पंडरिया से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो गया हमारा कुकदूर, क्या रहेगा कुकदूर, नया तहसील अभी सृजन हुआ है कुकदूर, ध्यान से सुनिएगा, कुकदूर, कुकदूर के बाद पंडरिया, पंडरिया के बाद पोड़ी, पोड़ी के बाद आपका कवर्धा, कवर्धा के बाद इसी सड़क पर आपको पकड़ना है सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा, ये ट्रेस हुआ सहसपुर लोहारा। और सहसपुर लोहारा के सामने इधर देखिए, सहसपुर लोहारा के सामने इधर आपको पकड़ना है रेंगा खार, क्या पकड़ना है रेंगा खार, याद रखिए रेंगा खार, देखते चलिएगा एकदम सही तरीके से, रेंगा खार यहां तक बनेगा आपको। तो आपने तहसीलों को लगभग ट्रेस कर लिया, कुछ कुछ तहसील और हैं अभी बताऊंगा उनको। क्लियर। अभी तक कितने तहसील ट्रेस कर लिए हैं, तो नाम लिख लेते हैं इनका। एक आपका कवर्धा हो गया, कवर्धा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बोडला, बोडला के बाद आपका कुकदूर,
कुकदूर ये आपका पंडरिया हो गया, पंडरिया हो गया। एक कवर्धा तो आपको याद रहेगा, ये सहसपुर लोहारा हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया रेंगाखर। कितने तहसील हो गए अभी तक? अभी तक 6 तहसील। 2 तहसील और बचा है। 2 तहसील आपके अभी और बताऊंगा। एक का नाम है कुंडा और दूसरे का नाम है पिपरिया, लेकिन वो नदी के तट पर है, इसलिए नदी जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो तहसीलों की कुल संख्या कवर्धा जिले में वर्तमान में कितनी है? 8। कौन कौन सा? तो आपको पकड़ना है कवर्धा, बोडला, पंडरिया, कुकदूर, सहसपुर लोहारा, रेंगाखार, कुंडा और पिपरिया। कुंडा और पिपरिया अभी उनको भी बताऊंगा, एकदम नए तहसील हैं कुंडा और पिपरिया। तहसीलों की संख्या 8, विकास खंडों की संख्या केवल 4। आधा पकड़ना है। विकास खंडों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। एक तो आपको कवर्धा, जितना पुराना है वही रहेगा, कवर्धा। दूसरा आपका बोडला, तीसरा आपका पंडरिया और चौथा आपका सहसपुर लोहारा। ये 4 आपके विकास खंड। कौन कौन सा नहीं है? तो रेंगाखार नहीं है, कुकदूर नहीं है, और कुंडा और पिपरिया। अभी जो 2 नए बताऊंगा, 2 नए बने हैं कुंडा और पिपरिया, वो दोनों भी नहीं है। तो 4 विकास खंड और 8 तहसील बनेगा। नाम पहले लिख लेते हैं इनका, तब मैं आपको आगे और बताता हूं। इनके नाम लिख लेते हैं पहले। तहसीलों की संख्या है 8। कवर्धा, बोडला, पंडरिया, कुकदूर, सहसपुर लोहारा, ठीक है, रेंगाखार। ये तो 6 हमने मेंशन कर लिए हैं। 2 आपको अभी और बताऊंगा, कुंडा और पिपरिया। यानी तहसीलों की वर्तमान संख्या कितनी है? 8, ठीक है। विकास खंडों की संख्या कितनी है? केवल 4। कवर्धा, बोडला, याद हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान है। कवर्धा, बोडला, पंडरिया और सहसपुर लोहारा बनेगा यहां तक। अब हम बात करते हैं नगर निगम। यहां पर छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से कोई भी नगर निगम नहीं, कोई नगर निगम, याद रखिएगा, नहीं, याद रखिए, कोई भी नगर निगम नहीं। नगर पालिका है आपका कवर्धा। नगर पालिका आपका क्या है? तो नगर पालिका आपका है कवर्धा, बनेगा ये भी। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एक आपका पंडरिया और दूसरा है आपका कवर्धा। ये कवर्धा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी कवर्धा सीट से वर्तमान भूपेश मंत्रिमंडल के बहुत प्रमुख मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, नाम सुने हैं, इसी कवर्धा सीट से जीत कर आते हैं। और इस बार के जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्लियर? लेकिन वर्तमान में यही है और भूपेश मंत्रिमंडल में एक प्रमुख मंत्री भी। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा विधानसभा की 2 सीटें। लोकसभा की बात करें तो ये जो कवर्धा विधानसभा की दोनों सीटें हैं, चाहे पंडरिया की बात कर लीजिए चाहे कवर्धा, ये दोनों ही राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। कौन से सीट के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा राजनांदगांव लोकसभा सीट, राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, बनेगा। और वर्तमान में राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं हमारे संतोष पांडे, नाम याद रखिए, कौन है? संतोष पांडे जी, बीजेपी के संतोष पांडे जी वर्तमान में यहां से कौन है? सांसद है राजनांदगांव लोकसभा सीट से। ये बेसिक बातें हो गई जो हमको याद रखनी है राजनीतिक रूप से कवर्धा जिले में। भूगोलिक संरचना भी देखेंगे अभी हम थोड़ी देर। अब आते हैं फिर एक बार मैप में। क्लियर? हमारे 2 तहसील बचे हैं ट्रेस करने के लिए। समझिएगा, तहसीलों को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इस जिले का। एमपी से साथ जितनी भी सीमा साझा करेगा ये जिला, सारे पश्चिम की तरफ पूरा का पूरा आपका क्या है? मैकल सीरीज। तो मैकल सीरीज बना लीजिए, पूरा का पूरा मैकल है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैकल सीरीज है। जितनी सीमा साझा कर रहे हैं पूरा का पूरा मैकल है, ये मैकल सीरीज है। ये पूरा सराउंडिंग इसकी मैकल है, बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है? मैकल। मैकल जो है ये प्राकृतिक रूप से किसका पार्ट है?
तो याद रखिएगा मैकल जो है ये किसका विस्तार है? सतपुड़ा का। किसका विस्तार है? सतपुड़ा। सतपुड़ा बताया था आपको, तो ये सतपुड़ा का ही क्या है? सतपुड़ा का विस्तार है आपका मैकल। क्लियर? मैकल सीरीज और कंप्लीट जो कवर्धा जिला है इसकी पश्चिमी सीमा मैकल सीरीज कवर करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको पकड़ना है इस जिले की, चूंकि अभी नदी बताना इसलिए जरूरी है, तभी हम वो 2 जिले ट्रेस कर पाएंगे अपने। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पकड़ना है इसी मैकल सीरीज में एक पहाड़ी पकड़नी है, कांदावनी पहाड़ी। क्या पकड़नी है? कांदावनी पहाड़ी। मैं बना देता हूं ऐसे, मान लीजिए आपका ये कांदावनी पहाड़ी, कांदावनी पहाड़ी मैकल का ही पार्ट है। कांदावनी पहाड़ी से ये हम लिख देते हैं कांदावनी पहाड़ी, कांदावनी पहाड़ी। और कांदावनी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी आपकी? कांदावनी पहाड़ी से निकलती है आपकी इस जिले की प्रमुख नदी हाफ। कौन सी? हाफ। देखिएगा हाफ नदी कुछ इस तरीके से बहते आएगी, इसका प्रवाह देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से प्रवाहित होते आएगी। देखिएगा पंडरिया इसके तट पर है, दिखा? अभी देखिएगा ये पंडरिया इसके तट पर है, ये पंडरिया होते हुए ये हाफ है, पंडरिया होते हुए ये हल्का सा कुछ इधर आएगी और ये आपका ऐसे निकल करके ये आपका किधर चली जाएगी? बेमेतरा की तरफ। कहाँ जाएगी? बेमेतरा। वो जो नवागांव वाला हिस्सा है नवागांव की तरफ जाएगी इधर। ठीक है, तो आपको जब बेमेतरा पढ़ाऊंगा तो वहाँ और ट्रेस होगा ये जिला। तो ये कौन सी नदी है आपकी? हाफ नदी। बहुत ध्यान से सुनेगा, ये हाफ नदी, हाफ रिवर या हाफ नदी। हाफ किसकी सहायक है? तो आपको पकड़ना है हाफ शिवनाथ में जाकर मिलेगी। किस में जाकर मिलेगी? शिवनाथ। ये बेमेतरा जिला है ना, बेमेतरा जिले में नाथ घाट वाला जो क्षेत्र है, नाथ घाट में शिवनाथ है कि नहीं है? तो शिवनाथ में जाकर के कौन सी नदी मिलेगी? हाफ। यानी हाफ किसकी ट्रिब्यूटरी है या किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ। क्लियर? और कौन से जिले में एंटर करेगी? तो बेमेतरा, मुंगेली में नहीं ले जाएंगे इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हाफ नदी। समझ आया? अब सुनिए, इसी हाफ को बेस बनाना है, इसी हाफ को आपको बेस बनाना है और 2 तहसील जो हमारे बच्चे उनको ट्रेस करना है। एक इसी हाफ के तट पर, ये पंडरिया हो गया, तो ये आपको नीचे में पकड़ना है कुंडा। क्या पकड़ना है? कुंडा। ध्यान सुनिएगा, कुंडा। और ये कवर्धा है, कवर्धा के पूर्व की तरफ कुंडा, और ये कवर्धा के पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है पिपरिया। कुंडा और पिपरिया दिखा कि नहीं दिखा? ये पंडरिया तहसील के नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आपको पकड़ना है कुंडा, और कवर्धा के पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है पिपरिया। कुंडा और पिपरिया, एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा, बनेगा ये पूरा। अब आगे चले, अब तहसीलों को हमने लगभग सारे तहसीलों को ट्रेस कर लिया, कुंडा और पिपरिया। अब प्राकृतिक रूप से चलते हैं, थोड़ी बहुत सारी चीजों को समझते हैं। बोडला दिखा? बोडला से जैसे ही आप आगे जाएंगे, ये जो जबलपुर वाला रोड है, ये जो रोड कहाँ जाता है? जबलपुर MP। तो ये बोडला तहसील से जैसे आगे जाएंगे, यहां पर आपको एक घाटी जिसका नाम है चिल्फी घाटी। कौन सी घाटी? चिल्फी घाटी। याद रखते चलिएगा, ये आपका चिल्फी घाटी है, चिल्फी घाटी। बोडला तहसील से आगे बढ़ेंगे तो ये चिल्फी घाटी देखिएगा, दिखा रोड पर। चिल्फी घाटी से हम कहां पर आ गए थे? बोडला। इधर देखिए, बोडला के बाद पौड़ी। पौड़ी और कवर्धा के बीच में 2 स्पॉट आपको याद रखना है, पौड़ी और कवर्धा के बीच में 2 स्पॉट। एक आपको पकड़ना है रामहेपुर और एक आपको पकड़ना है हरिल छपरा। ध्यान से सुनिए, ये पौड़ी है, पौड़ी और कवर्धा के बीच में 2 स्पॉट, एक ये और एक ये। ठीक है, एक मैंने एक नाम बोला रामहेपुर, रामहेपुर, और एक हमने कहा हरिल छपरा, हरिल छपरा। ये दोनों स्पॉट याद रखिएगा। पौड़ी तो याद रहेगा आपको, पौड़ी के साथ साथ आपको पकड़ना है रामहेपुर, और रामहेपुर के बाद हरिल छपरा, हरिल छपरा के बाद आपको पकड़ना है कवर्धा। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूं सारी चीजों का। ठीक, यहां तक की चीजें बन गई। अब आपको क्या पकड़ना है? ये नदी दिमाग में दिखेगी। ठीक है, नदी को बेस बनाना है। कौन सी नदी को? हाफ। हाफ नदी को बेस बनाना है। नदी के एक साइड, यानी नदी के आपके पश्चिम की तरफ आपको पकड़ना है एक और स्पॉट, यहां पर इसको पकड़ना, आपको बोलना है पचराही। हाफ नदी के तट पर है पचराही, पूरा तात्विक स्थल है, अभी बताऊंगा इनके बारे में। पचराही, पचराही। ठीक है, और नदी के उस साइड जस्ट पचराही के जस्ट सामने आपको पकड़ना है बकेला। क्या पकड़ना है? बकेला, जस्ट उधर बकेला बनेगा। पचराही और बकेला देखते चलिएगा, पचराही और बकेला। यहां तक की बात क्लियर हो गई।
ये स्पॉट पूरे सारी चीजों को एकदम याद रखिएगा, पचराही और बकेला। ठीक, अब आपको पकड़ना है पचराही और बकेला के बाद अब आपको एक और नदी पकड़नी है, एक और नदी पकड़नी है। हमने मुंगेली जिले में मनियारी को देखा था। मनियारी की सहायक नदियों में हमने देखा आगर और टेशुआ, टेशुआ नाला और आगर के बारे में देखा था। अब आगर को सबसे पहले पकड़ते हैं तो ये आपका मैकल में ही एक क्षेत्र पकड़ेगा, भरकुंड पहाड़। कौन सा पहाड़? भरकुंड, लिख देता हूं नाम, मैकल का ही पार्ट है, भरकुंड पहाड़। ठीक है, इसी भरकुंड पहाड़ वाले क्षेत्र से निकलती है आपकी कौन सी नदी? आगर। कौन सी नदी निकलेगी? आगर। देखिएगा आगर, ये आगर निकलेगी कुछ इस तरीके से, देखिए आगर, और ये आगर आपका ये इस तरीके से प्रवाहित होकर के मुंगेली की तरफ बढ़ेगी। याद आ रहा है? मुंगेली की तरफ बढ़ेगी और जाकर के मनियारी से मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी? आगर। ये आगर लिख लेते हैं हम लोग, हर चीजों को अच्छे से ट्रेस करिए। ये आगर नदी हो गई। आगर किसकी सहायक है? तो आगर मनियारी की सहायक है, इसलिए मुंगेली जिले में एंटर कर रही है आगर नदी। क्लियर? इसी आगर के तट पर एक स्पॉट याद करना है आपको, इसी आगर के तट पर एक स्पॉट ये आपको याद रखना है, नाम है कामठी। क्या नाम आपको याद रखना है? कामठी। कामठी, जितने स्पॉट बता रहा हूं याद रखिए, इसी आगर के तट पर आपको याद रखना है कामठी। ये सारे स्पॉट याद हुए? क्लियर? अभी आगे जो जो और आते रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें बताते जाऊंगा, बस अभी इतना समझ के रखिए। नदियां हमने देख लिया कौन कौन सी, आगर, हाफ, याद रहेगा। हाफ की सहायक एक छोटी सी नदी और देखनी है, हाफ की ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है सकरी। क्या नाम है? सकरी। तो ये सकरी का उद्गम कहां से हो रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन आपको पकड़ना ये कवर्धा के, कवर्धा इसी पर बसा हुआ, ये सकरी दिखा, ये सकरी, और सकरी जाकर के किस में मिलेगी? हाफ में। दिख गया? ये कौन सी नदी हो गई आपकी? तो ये आपको पकड़ना है शकरी। अभी नदियां ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कौन सी नदी हो गई आपकी? सकरी नदी। सकरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपको पकड़ना है हाफ की। क्लियर ना? यहां तक शकरी बनेगा। और अब एक और नदी आपको और ट्रेस करना है, ये रेंगाखार दिख रहे हैं? रेंगाखार तहसील के पास से ही एक और नदी निकलेगी जिसका नाम है बंजर। क्या नाम है? बंजर। ये देखिएगा, ये आपका बंजर, ये कुछ दूर तक आपका ये सीमा बनाएगी, फिर इसके बाद एमपी में निकल जाएगी। ये कौन सी नदी है? बंजर। ये बंजर को आपको याद रखना है, जब आपको नदी प्रवाह तंत्र बताऊंगा तो वहां इसका जिक्र करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी बंजर नदी। दिख रहा है? ये बंजर नदी एमपी और छत्तीसगढ़ के भी सीमा रेखा बना रही है, रेंगाखार तहसील के नीचे वाले हिस्से से निकल रही है और जाकर के एमपी में जा रही है नदी। याद रखिएगा कौन सी नदी? बंजर बनेगा। ये इतनी नदियां आपको इस जिले में पकड़नी है। कौन कौन सा? हाफ, हाफ की सहायक सकरी, फिर उधर आपको पकड़ना है आगर जो मनियारी की सहायक है, और इधर आपको पकड़ना है रेंगाखार तहसील के पास बंजर। यहां तक बनेगा। अब हम लोग देखेंगे आपका इस जिले में जलप्रपात और नदी परियोजनाएं यानी डैम, क्योंकि इस जिले में प्रमुख डैम भी आपको पकड़ने हैं, वहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो जलप्रपातों की बात करते हैं, सबसे पहले वाटरफॉल्स चेक करते हैं इस जिले में। तो ये जो कांदावानी पहाड़ी दिख रही है, जहां से हाफ नदी का उद्गम हो रहा है, पहाड़ी पर ही एक जलप्रपात बनेगा जिसका नाम है कांदावानी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कांदावानी जलप्रपात। तो यहीं पर आपको एक जलप्रपात पकड़ना है, कांदावानी जलप्रपात। के लिख रहा हूं ना, समझ जाएंगे, के से कांदावानी जलप्रपात। आगे देखिए, ये पचराही दिख रहा है, पचराही के ऊपर की तरफ आपको पकड़ना है एक और वाटरफॉल जिसका नाम है भैंसोदर। क्या? भैंसोदर वाटरफॉल, भैंसोदर बनेगा, भैंसोदर वाटरफॉल। ठीक है, ये आपका पचराही के ऊपर में भैंसोदर वाटरफॉल। क्लियर? और पचराही के नीचे की तरफ आपको पकड़ना है घोघरा। क्या नाम पकड़ना है? घोघरा। पचराही के ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ आपको पकड़ना है भैंसोदर, और पचराही के नीचे आपको पकड़ना है घोघरा, घोघरा वाटरफॉल। और जहां से हाफ नदी का उद्गम हो रहा है यानी कांदावानी पहाड़ी पर आपको पकड़ना है कांदावानी वाटरफॉल। ये 3 वाटरफॉल ट्रेस हो गया होगा। अब आपको कुंडा को बेस बनाना है। कुंडा तहसील दिख रहा है? कुंडा तहसील को बेस बनाना है। कुंडा तहसील में ऊपर की तरफ आपको याद रखना है, मैकल सीरीज में ही आपको मिल जाएगा एक वाटरफॉल जिसका नाम है आपका सरईदा। सरईदा, एस याद रखिएगा, SGG कोड है यहां पर, SGG, एस से सरईदा।
कुकदूर के नीचे में आपको एक वाटरफॉल पकड़ना है जिसका नाम है गोदगोदा। गोदगोदा, ठीक है, गोदगोदा। और ये जो बकेला दिख रहा है ना, बकेला, ये कुकदूर के नीचे पकड़िए, बकेला के नीचे पकड़िए, यहां पर एक और वाटरफॉल आपको पकड़ना है जिसका नाम है आपका गंगपुर। क्या नाम पकड़ना है आपको? गंगपुर। कुकदूर को बेस बनाना है। कुकदूर के ऊपर की तरफ आपको पकड़ना है सरईदा, एस, और नीचे की तरफ आपको जी, जी पकड़ना है। जी से आपका गोदगोदा, और अगले जी से आपको पकड़ना है गंगपुर। गंगापुर नहीं, गंगपुर। इतने वाटरफॉल याद हो गए? ये 3 और 3 6 वाटरफॉल दिख गए। इतने वाटरफॉल आपको अभी पकड़ने हैं। नीचे जैसे जाऊंगा और वाटरफॉल बताऊंगा, इतना याद रहेगा। ये अब आपको बेस बनाना है। आगे सुनिए, ये जो चिल्फी घाटी दिख रही है, चिल्फी घाटी की नॉर्थ की तरफ यहां पर आपको पकड़ना है एक और वाटरफॉल, रानी दहरा वाटरफॉल। रानी दरहा नहीं बोल रहा हूं, दहरा, रानी दहरा। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत शब्द में अंतर है। रानी दहरा वाटरफॉल चिल्फी घाटी के उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बनेगा रानी दहरा वाटरफॉल। इतने वाटरफॉल आपको पकड़ने हैं, ठीक है। अब बोडला तहसील दिख रहा है, बोडला तहसील के उत्तर की तरफ आपको पकड़ना है एक डैम जिसका नाम है क्षीरपानी। क्या नाम है? क्षीरपानी। ध्यान से सुनिएगा, एक डैम है आपको, इसका नाम है क्षीरपानी। बोडला के उत्तर की तरफ कौन से नाले पर है? फोक नाले पर है ये डैम, क्षीरपानी डैम। किस नाले पर है? फोक नाले पर। क्लियर? ये पहला डैम हो गया। सुनते जाइएगा, बहुत सारे डैम है। कवर्धा दिख रहा है, कवर्धा के वेस्ट की तरफ, कवर्धा के वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, यहां पर आपको पकड़ना है सरोदा बांध, सरोदा डैम। याद रखिएगा, कौन सा? सरोदा। दूसरा आपको बता रहा हूं, सरोदा बांध बनेगा। ये किस नाले पर है सरोदा? तो आपको याद रखना है उतानी नाले पर। किस नाले पर है? उतानी नाला पर सरोदा बांध या सरोदा डैम। दो दिख गया, एक तो आपको क्षीरपानी फोक नाले पर, और दूसरा आपका सरोदा, सरोदा आपका उतानी नाले पर। दो दिख गया। अब आपको 3 और पकड़ने हैं। एक आपको पकड़ना है सुतिया पाठ, एक आपको पकड़ना है बेहरा खार, और एक आपको पकड़ना है कर्रा नाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। सबसे पहले बेहरा खार, सबसे पहले किसको पकड़ना है? बेहरा। ये जो रेंगा खार के नीचे जो नदी बह रही है ना, बंजर, इस बंजर नदी पर आपको एक पकड़ना है डैम जिसका नाम है बेहरा खार। क्या नाम है? बेहरा, बेहरा खार बनेगा। रेंगा खार के नीचे बेहरा खार। क्लियर? अब 2 और बच गए। एक आपका बच गया, एक आपका बच गया सुतिया पाठ, और एक आपका बच गया कर्रा नाला। बेस बनाना है सहसपुर लोहारा को। सहसपुर लोहारा के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको पकड़ना है यहां पर, और एक यहां पर। देखते चलेगा, सहसपुर लोहारा के नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको पकड़ना है ये आपका सुतिया पाठ, सुतिया पाठ, और ये आपका हो गया कर्रा नाला बनेगा। तो ये 5 डैम आपको पकड़ने हैं। कौन कौन सा? फिर सुन लीजिए। एक आपका क्षीरपानी, क्षीरपानी फोक नाले पर, ठीक है। फिर दूसरा आपको पकड़ना है सरोदा, समोदा नहीं बोला हूं, सरोदा, सरोदा आपका उतानी नाले पर। तीसरा आपको पकड़ना है बेहरा खार, रेंगा खार के नीचे बेहरा खार। चौथा आपको पकड़ना है सुतिया पाठ, और पांचवा आपको पकड़ना है कर्रा नाला। ये 5 जल परियोजनाएं या डैम आपको समझ लें। ये बात क्लियर हो गई। वाटरफॉल्स में रानी दहरा, रानी दहरा के बाद ऊपर में आपका कांदावानी, पहाड़ी पर कांदावानी, उसके नीचे आएंगे तो भैंसोदर, भैंसोदर के नीचे आएंगे पचराही के नीचे तो घोंघरा। कुंडा को बेस बनाना है, कुंडा के ऊपर के तरफ सरईदा, और सॉरी कुकदूर, कुकदूर के ऊपर सरईदा, और कुकदूर के नीचे आपको पकड़ना है 2 जी, जी, एक जी से गोदगोदा और एक जी से गंगपुर। यहां तक बनेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, और कुछ स्पॉट अब क्लियर करते हैं। अब अगर आप कवर्धा से बोडला तहसील की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको 2 मंदिर याद रखने हैं। यहां पर मंदिरों में आपको भोरम देव मंदिर, ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपको भोरम देव, ठीक है, और एक आपको पकड़ना है मड़वा महल।
भोरम देव, मड़वा महल और छेर की महल, तीनों याद रखें। भोरम देव, मड़वा महल और छेर की महल बनेगा। भोरम देव, मड़वा महल और छेर की महल, ये तीनों अभी स्पॉट बताऊंगा, तीनों आस ही पास है। भोरम देव, मड़वा महल और छेर की महल, ये तीनों ही पुरातात्विक स्थल भी हैं, साथ ही साथ ये धार्मिक स्थल भी है। ठीक है, तो भोरम देव, मड़वा महल और छेर की महल दिखा। अब आपको पकड़ना है भोरम देव अभ्यारण्य के नीचे की तरफ, इधर आपको पकड़ना है भोरम देव मंदिर के नीचे की तरफ, ये आपको भोरम देव अभ्यारण्य, क्या बोलना है, भोरम देव अभ्यारण्य। भोरम देव अभ्यारण्य दिखा, भोरम देव अभ्यारण्य। और भोरम देव अभ्यारण्य के ऊपर की तरफ, यहीं पर देखिएगा ध्यान से, ऊपर की तरफ यहीं पर आपको पकड़ना है रामचुआ हरमो, लगा हुआ है रामचुआ हरमो। मैं लिख रहा हूं अभी, ये क्या है सारी चीजों को बताऊंगा। रामचुआ हरमो, ये गांव के नाम पर पड़ा है, रामचुआ हरमो, भोरम देव से सटा हुआ है ये भी, क्लियर। रामचुआ हरमो, यहां तक की बात समझ आ गई। रामचुआ हरमो, ये आपके लगभग हमने लगभग हर एक स्पॉट को अब तक कवर कर लिया है। रामेपुर, इधर सुनिएगा, जब हम पौड़ी के नीचे कवर्धा की तरफ चलेंगे, रामेपुर, इसी रामेपुर में आपका है भोरम देव शुगर मिल, याद रखिएगा। एक शुगर मिल आपको रामेपुर में पकड़ना है, ध्यान से सुनिए, एक शुगर मिल, यहां पर एक शुगर मिल बना रहा हूं मैं, ये शुगर मिल है, ठीक है। रामेपुर में एक शुगर मिल आपको पकड़ना है, भोरम देव शुगर मिल, क्लियर। और एक शुगर मिल आपको पंडरिया के बिसेसरा ग्राम में पकड़ना है, पंडरिया तहसील के बिसेसरा ग्राम में, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक शुगर मिल आपको यहां पकड़ना है, यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर एक शुगर मिल आपको पकड़ना है, एक शुगर मिल, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है बिसेसरा ग्राम में, और एक आपको पकड़ना है रामेपुर कवर्धा में भोरम देव शुगर मिल, दो प्रमुख शुगर इंडस्ट्री। ये हरिल छपरा जो दिख रहा है, हरिल छपरा आपका औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, देखते चलिएगा। ये हरिल छपरा क्या है आपका, इंडस्ट्रियल एरिया है, आइए लिख दिया हूं इंडस्ट्रियल एरिया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका पिपरिया था, इसके नाम को नहीं लिखा था हमने, पिपरिया, और ये हमारा था कुंडा, ये दोनों तहसील थे। तो लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट जो जगह है उनको ट्रेस कर लिया है। अब एक एक करके मैं सारी चीजों को बताना शुरू करूंगा। देखिए, अगला देखेंगे हम लोग प्रमुख डैम, क्योंकि इस जिले से जब भी प्रश्न बनेगा तो आपको हमेशा डैम को जरूर पूछा जाएगा, समझ आ रहा है। तो आपको प्रमुख 5 डैम अभी मैंने आपको बताया, ये 5 डैम आपको याद रखने, प्रमुख डैम में 5, कितने हैं 5, कौन कौन से। तो एक तो आपको पकड़ना है सबसे पहले क्षीरपानी, किस नाले पर है, फोक नाला, फोक नाला या फोक नदी लिखा रहे, फोक नाला या फोक नदी, क्षीरपानी। दूसरा आपको पकड़ना है सरोदा, याद आ रहा है सरोदा, सबका लोकेशन भी ट्रेस करिएगा। क्षीरपानी आपको पकड़ना है बोडला तहसील के ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। सरोदा आपको पकड़ना है कवर्धा के वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, ये सरोदा के कवर्धा के पश्चिम की तरफ है सरोदा, उतानी नाला पर, उतानी नाला, ठीक है। तीसरा आपको पकड़ना है, नीचे में अगर हम चले तो आपका रेंगा खार के पास पकड़ना है बेहरा खार, तो बेहरा खार आपको पकड़ना है, बेहरा खार कौन सी नदी पर है, ये बंजर, बंजर नदी पर। और फिर आपको सहसपुर लोहारा को बेस बनाना है, एक सहसपुर लोहारा के नॉर्थ और एक साउथ की तरफ, ठीक है। तो चौथा और पांचवा क्या क्या नाम है इसका, तो आपको पकड़ना है सुतिया पाठ, सुतिया पाठ, और अगला पांचवा पकड़ना है कर्रा नाला, कर्रा नाला प्रोजेक्ट। प्रश्न पूछा जाता है कि कर्रा नाला परियोजना किस जिले में संचालित हो रही है, क्या रहेगा, कर्रा नाला परियोजना किस जिले में है आपका, कवर्धा। सुतिया पाठ, क्षीरपानी, बेहरा खार, और ये सारी जितनी परियोजनाएं हैं कवर्धा जिले में, आपको याद रखना, ये बड़ी परियोजना है, इसके अलावा भी छोटी छोटी कई और है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रमुख डैम या प्रमुख परियोजनाएं आपको याद रखनी। आगे चलिए, अगला है औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रमुख औद्योगिक जो संस्थान है। इस जिले में अगर औद्योगिक रूप से बात की जाए तो अभी भी उतनी तेजी से ये जिला औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हुआ है, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो कवर्धा जिला है, एक तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, याद रखिएगा कवर्धा क्या है, तो कुछ बातें यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। कवर्धा वृष्टि छाया प्रदेश है, कहने का मतलब क्या है,
वृष्टि छाया प्रदेश है। कहने का तात्पर्य है कि चूंकि ये अपने पश्चिम में पूरी तरीके से मैकल रेंज से घिरा हुआ है, इसलिए यहां पर कम वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा कम होती है। लेकिन वर्षा कम होने के बावजूद भी यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी हमेशा गन्ने की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए, चने की फसल के लिए, सोयाबीन के लिए सबसे बेहतर होती है। इसीलिए काली मिट्टी होने के कारण इस जिले में अगर गन्ने की उत्पादकता देखी जाए तो गन्ने की उत्पादकता बहुत ज्यादा है। क्लियर? और चूंकि गन्ने की अवेलेबिलिटी है इसलिए यहां पर दो बड़े शुगर मिल हैं, एक तो आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना और दूसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी शुगर मिल है। क्लियर? तो वृष्टि छाया प्रदेश है इसलिए यहां पर क्या होगी? कम वर्षा होगी। क्लियर? परंतु यहां मिट्टी कैसी है? तो आपको याद रखना है मिट्टी काली है, काली मिट्टी है। इसी कारण यहां पर गन्ने की फसल जो होती है, गन्ने की फसल बेहतर होगी। अब चूंकि गन्ने की फसल होगी इसलिए इसी से संबंधित इंडस्ट्री। अगर यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र की, यहां का इंडस्ट्रियल एरिया अभी हमने देखा मैप में क्या है आपका? हरिल छपरा, हरिल छपरा। जबकि उद्योगों की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री में आपको पकड़ना है शुगर इंडस्ट्री। प्रमुख रूप से क्या है? शुगर इंडस्ट्री बनेगा। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में आपको दो प्लांट पकड़ने हैं। एक आपको पकड़ना है ये जो सामने दिख रहा है, इसको बोल, ये जो कारखाना है ये है हमारा भोरमदेव। क्या नाम है? भोरमदेव शुगर मिल। नाम सुनिएगा ध्यान से, भोरमदेव शक्कर कारखाना। ये हमारा भोरमदेव शक्कर कारखाना है। क्लियर? और नीचे में जो दिख रहा है ये भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है? रामहेपुर। अभी बताया था आपको मैप में, रामहेपुर। और ये जो नीचे एकदम नया दिख रहा है ये शक्कर कारखाना, इस शक्कर कारखाने का नाम है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल शुगर मिल या शक्कर कारखाना। क्लियर? ये कहां पर है? बिसेसरा ग्राम, बिसेसरा ग्राम पंडरिया बनेगा, बिसेसरा ग्राम पंडरिया। क्लियर? ये दो शुगर मिल हो गई। अब चूंकि शुगर मिल की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में अगर शुगर मिल की बात करें तो एक कोड है 37916। पहले भी बता चुका हूं 37916। ध्यान से सुनिएगा 37916। 3 में आपको पकड़ना है ये भोरमदेव शुगर मिल, भोरमदेव शक्कर कारखाना जो रामहेपुर कवर्धा में है, कवर्धा वाला, ये 2003 में। ठीक है? 7 में आपको पकड़ना है सूरजपुर, सूरजपुर बताया था, महामाया शुगर मिल खेरता, महामाया शुगर मिल, महामाया शुगर मिल खेरता सूरजपुर, ये सूरजपुर हमारे में। 7 के बाद 3 7 हो गया। 9 में आपको पकड़ना है बालोद, करका भाठा बालोद, दंतेश्वरी शुगर मिल। कौन सा शुगर मिल? दंतेश्वरी शुगर मिल, दंतेश्वरी माता के नाम पर, करका भाठा बालोद, ये बालोद जिले में। क्लियर? 16 में आपको पकड़ना है 2015-16 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ठीक है? बिसेसरा ग्राम कवर्धा, बिसेसरा, ये भी कवर्धा जिले में। क्लियर? एक प्रस्तावित है, वर्तमान में एक प्रस्तावित है। प्रस्तावित कहां पर है? तो आपको पकड़ना है चंदनू बेमेतरा में। कहां पर प्रस्तावित है? तो ये 5वां होगा, 5th होगा, और ये प्रस्तावित है आपका चंदनू, चंदनू बेमेतरा में। क्लियर? तो दोनों का डेट आपको फाइनल हो गया। भोरमदेव कब बना? तो 2003 में, भोरमदेव 2003 में। ठीक है? 2003 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बना? 2015-16 या 16 में। एक डेट बोलेगा तो 16। यहां तक समझ? भोरमदेव शक्कर कारखाना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा, ये जो गन्ने की खोई है, गन्ने की जो अपशिष्ट पदार्थ है, खोई मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उससे 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 6 मेगावाट। ध्यान से सुन लीजिएगा, विद्युत उत्पादन कितना कर रहा है गन्ने की खोई से? तो विद्युत उत्पादन करता है ये आपका 6 मेगावाट। क्लियर हुआ? इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। इसी साल अभी अप्रैल 2023 से, अप्रैल 2023 से यहां पर
इसके परिसर में जो भोरमदेव शुगर मिल का बचा हुआ जमीन था, परिसर था, वहां पर भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार और निजी दोनों की भागीदारी को लेकर के, समझ आ रहा है, एक एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। याद रखिएगा इसी साल यहां पर क्या लगाया गया है, एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल प्लांट समझ आ रहा है, एथेनॉल प्लांट लगाया गया है जो पीपीपी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ऐसा भारत का पहला प्लांट होगा। इस प्लांट की जो क्षमता है एथेनॉल बनाने की, याद रखिएगा इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 80 किलोलीटर पर डे, 80 किलोलीटर प्रतिदिन। ध्यान से सुन लीजिएगा, 80 किलोलीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है इस एथेनॉल प्लांट की, जो अभी इसी साल अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया। बनेगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो विशेषरा पंडरिया, विशेषरा जो आपका है पंडरिया वाले तहसील में पड़ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 2015-16 में ये निर्माण होकर के प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा इसमें भी उत्पादन क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता। विद्युत उत्पादन कितना करेगा, तो आपको याद रखना है विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है 14 मेगावाट। कितनी है, 14 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया जो आपका विशेषरा ग्राम में लगा हुआ प्लांट है, 14 मेगावाट, और वहां पर कितना पकड़ना है, 6 मेगावाट। यहां तक क्लियर हो गया। चलें आगे, अगला चलिए, अगला आपको पकड़ना है कवर्धा रियासत। ध्यान से सुनिएगा, कवर्धा रियासत और दूसरा शैक्षणिक संस्थानों की बात करें। कवर्धा रियासत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल देशी रियासतें कितनी हैं, छत्तीसगढ़ की 14 देशी रियासतों में से 14 जो प्रिंसली स्टेट थे, रियासतों में से एक थी आपकी में कवर्धा रियासत भी आपकी, कवर्धा रियासत बनेगा। यहां पर आपको पकड़ना है कोड, आपको बता रहा हूं, महाबली धर्मराज। क्या पकड़ना है, महाबली धर्मराज। तो दो राजाओं के नाम आपको याद रखना है, एक महाबली सिंह, महाबली सिंह, और एक आपको पकड़ना है धर्मराज सिंह। इसीलिए बोला हूं आपको महाबली धर्मराज, ऐसे पकड़ना है, महाबली सिंह और धर्मराज सिंह। याद रखिएगा महाबली सिंह माना जाता है इस कवर्धा रियासत के क्या थे, संस्थापक। संस्थापक कौन है, महाबली सिंह, कवर्धा रियासत के संस्थापक। जबकि धर्मराज सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कवर्धा देशी रियासत को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाया जनवरी 1948 में। कब, 1 जनवरी 1948। सभी देशी रियासतों को इसी दिन शामिल किया गया, तो जनवरी 1948 में। क्लियर। ये जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, ये पिक्चर है कवर्धा महल की, बहुत ध्यान सुनिएगा। कवर्धा में ही आपको क्या मिलेगा, ये कवर्धा का महल। क्लियर। इस महल का कंप्लीट जो डिजाइन है, इसका जो डिजाइन है, जितना खूबसूरत दिख रहा है, ये पूरा डिजाइन इस महल का दिया था धर्मराज सिंह ने। समझ आ रहा है। तो महल का डिजाइन किसने दिया था, तो ये महल का डिजाइन अगर आपको याद रखना है तो महल का डिजाइन दिया था आपके धर्मराज सिंह। क्लियर। और इसका जो पहला गेट है, इसका जो पहला गेट आपको मिलेगा, जैसे आप एंटर करेंगे महल में, एक बहुत बड़ा सा बृहद गेट आपको मिलेगा देखने के लिए, उसको बोलते हैं हाथी दरवाजा। क्या कहते हैं, हाथी दरवाजा। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं, पहले गेट को कहते हैं हाथी दरवाजा, ये भी याद रखिएगा। जो कवर्धा, जो हमारा किला है, जो कवर्धा महल है, उसका जो प्रारंभिक या मुख्य द्वार जो है, उसको कहते हैं हाथी दरवाजा। तो ये सारी बातें आपको कवर्धा रियासत से याद रखनी है, और इसका भी विलय भारतीय गणतंत्र में हो गया। क्लियर, जनवरी 1948 में। ये सारी बातें याद रहेंगी। इसके साथ ही साथ इस जिले के अगर हम प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, तो अभी भी ये जिला शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। समझ आ रहा है। यहाँ कोई भी आपको बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर। ना तो बहुत बड़े कोई विश्वविद्यालय या कोई बहुत बड़े तकनीकी संस्थान की आपको यहाँ पर उपस्थिति दिखेगी। यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको याद रखना है 3 संस्थान, देखिएगा ध्यान से, 3 संस्थान। एक आपको संगीत महाविद्यालय पकड़ना है, महाविद्यालय कॉलेज है शारदा संगीत महाविद्यालय। तो पहला याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, शारदा संगीत महाविद्यालय। तो शारदा संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है शारदा संगीत महाविद्यालय, शारदा संगीत कॉलेज कहाँ पर है, कवर्धा में। क्लियर। कॉलेज है क्योंकि ये संगीत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर।
आपको अगला पकड़ना है, अगले आपको 2 संस्थान और पकड़ने हैं। जैसे जो पहला दिख रहा है आपको, ये आपका है संत कबीरदास कृषि महाविद्यालय। ध्यान से सुन लीजिएगा, संत कबीरदास कृषि महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कृषि महाविद्यालय। ये जो महाविद्यालय है किससे एफिलेटेड है अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है ना, उससे जुड़ा हुआ है आपका संत कबीर कृषि महाविद्यालय कवर्धा, उससे एफिलेटेड है। क्लियर। और अगला जो आपको दिख रहा है, अगला पिक्चर, ये संसद टाइप का जो दिख रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका जो संस्थान है ये मत्स्यिकी, फिशरीज, समझ आ रहा है, ये मत्स्यिकी विश्वविद्यालय है, मत्स्यिकी विश्वविद्यालय बोल दिया, महाविद्यालय, ठीक है, ये आपको पकड़ना है, मत्स्यिकी महाविद्यालय, ठीक है, फिशरीज, ठीक है, मत्स्यिकी महाविद्यालय आपको पकड़ना है, कहां पर है तो आपको पकड़ना है कवर्धा। क्लियर ना, मत्स्यिकी महाविद्यालय कहां पर है, आपको पकड़ना है कवर्धा। क्लियर। आगे चले, थोड़ा सा आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला है हमारा भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर की बात करें तो इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो इसकी संज्ञा छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में दी जाती है। खजुराहो के रूप में संज्ञा देने के पीछे कारण क्या है कि यह मंदिर पूरी तरीके से खजुराहो की भांति ही बना है। जैसे खजुराहो में मंदिरों के बहुत सारे समूह आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही खजुराहो शैली पर ही आपको इस मंदिर की निर्माण शैली देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया एमपी में, तो याद रखिए कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल शासकों। किन शासकों ने? चंदेल शासकों ने। आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कि चंदेल शासकों की ही देन थी खजुराहो के मंदिर, और उसी खजुराहो के नक्शे कदम पर इस मंदिर को बनाया गया है। याद रखिएगा ये मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है, यानी इसकी शैली कौन सी है? नागर शैली। और उसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछे तो आपको पकड़ना है चंदेल शैली। नागर शैली, और नागर में भी आपको पकड़ना है कौन सी शैली? चंदेल शैली, जैसे एमपी के खजुराहो में बने हुए। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ 1089 1089 ईस्वी में। याद रखिएगा किन शासकों की देन है, तो आपको याद रखना है फणिनाग वंशी शासक। किन शासकों की देन है? फणिनाग वंशी शासकों की देन है 1089। याद रखिएगा इसका निर्माण कराने वाले हैं लक्ष्मण देव राय। किसने निर्माण कराया था? लक्ष्मण देव राय। और शासन काल किसका था अगर आपसे पूछा जाए किस राजा का शासन काल था, तो आपको पकड़ना है भो यानी गोपाल देव का। इसका शासन था गोपाल देव, यानी राजा गोपाल देव के शासनकाल के दौरान 1089 ईस्वी में लक्ष्मण देव राय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है। याद रखिएगा जो मंदिर है ये मंदिर शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में नागर शैली का सबसे बेहतर उदाहरण है आपका कौन सा शैली? भोरमदेव मंदिर। ये भोरमदेव मंदिर नागर शैली की विशेषताओं को लिए हुए है। जैसे मंदिर के ऊपर में आपको शिखर देखने को मिलेगा, सामने में जो मंडप आपको देखने को मिलेगा, ये सारी विशेषताएं आपकी नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। इस मंदिर के अगर गर्भगृह की बात की जाए, आप गए भी होंगे, तो गर्भगृह में आपको याद रखना है क्या है? प्राकृतिक शिवलिंग। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेला ये जो मेले का आयोजन होता है ये शिवरात्रि के दौरान तो होता ही होता है। साथ ही साथ आपको पढ़ाया था, आपको याद रहना चाहिए कि ये जितने भी मेले हैं नवरात्रि के दौरान आयोजित होते हैं, उसमें एकमात्र मेला जो शिव के स्थान पर आयोजित होता है नवरात्रि के दौरान, यानी चैत्र मास में भी यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रतिवर्ष सरकार यहाँ पर भोरमदेव महोत्सव भी मनाती है। तो भोरमदेव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कवर्धा में भोरमदेव मंदिर। तो ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए, इसी मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ है आपका मड़वा महल। मड़वा महल ये भी आपको वहीं पर, जब आप भोरमदेव यात्रा पर जाएंगे तो आपको यहीं पर चौरा ग्राम के पास आपको ये भी आपको मड़वा महल भी दिखेगा। मड़वा महल का दूसरा नाम है दूल्हा देव। छत्तीसगढ़ी भाषा में मड़वा मतलब होता है मंडप, यानी ये जो मंदिर है, ये जो स्मारक आपको देखने को मिल रहा है, ये मंडप का स्वरूप है, विवाह के मंडप का स्वरूप है। तो ये भी याद रखिएगा विवाह मंडप का स्वरूप है, विवाह मंडप का स्वरूप है।
इसका भी निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण हुआ था 1349 ईस्वी में, यानी 14वीं शताब्दी में। और किसके शासनकाल के दौरान? तो याद रखिएगा, शासनकाल किसका था? शासनकाल था रामचंद्र देव का, रामचंद्र देव। और निर्माण किसने कराया था इसका? तो रामचंद्र देव के शासनकाल के दौरान अंबिका देवी ने। किसने इसका निर्माण कराया था? अंबिका देवी ने 1349 ईस्वी में। रामचंद्र देव के शासनकाल के दौरान अंबिका देवी ने 1349 ईस्वी में इस मड़वा महल या दूल्हा देव का निर्माण कराया था। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मंदिर है ये खंभों पर टिका हुआ है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि यह 16 खंभों पर टिका हुआ है, टिका मंदिर है। कितने खंभों पर? 16 खंभों पर। और इस मंदिर में भी अगर आप देखेंगे तो इसके गर्भगृह में भी आपको, यहाँ पर भी आपको एक शिवलिंग मिलेगा, प्राकृतिक शिवलिंग। यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पर खुदाई के दौरान यहाँ पर एक रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई। याद रखिए, खुदाई के दौरान यहाँ पर क्या प्राप्त हुई है? रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। भैरव, रुद्र भैरव की प्रतिमा भी बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? आपको याद रखते हैं मड़वा महल से। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका छिरकी महल, देखिएगा ध्यान से। छिरकी महल का निर्माण भी फड़ी नागवंशी शासकों ने कराया था। फड़ी नागवंशी शासकों की देन है, ये भी लगा हुआ है, क्लियर। छिरकी महल, ये जो स्मारक आपको देखने को मिल रहा है, वास्तव में माना जाता है कि इसके पीछे एक मान्यता है। मान्यता ये है कि फणी नागवंशी शासकों ने इस स्मारक को, ये जो स्मारक आपको देखने को मिल रहा है, इसको एक छेरी यानी बकरी चराने वाले को दे दिया था। बकरी चराने वाले को दे दिया था, वाले को दे दिया। इसीलिए इसका नाम स्थानीय भाषा में क्या पड़ गया? छिरकी महल। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्थानीय भाषा में इसका नाम पड़ा, स्थानीय भाषा में इसे छिरकी महल की संज्ञा दे दी गई। छिरकी महल। स्पेशल बात यह है कि यहां जब भी जाएंगे आप तो यहां पर आपको छेरी यानी बकरी की दुर्गंध मिलेगी। आज है नहीं यहां पर बकरियां, लेकिन उसके बाद भी यहां पर आपको छेरी या बकरी की दुर्गंध जरूर देखने को मिलेगी, क्लियर। तो छिरकी महल आपको याद रखना है। आगे चलिए, अगला है पचराही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको हाफ नदी पढ़ाया था, तो हाफ नदी के एक साइड आपको पचराही पता है, दूसरी साइड बकेला। पचराही एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। तो याद रखिएगा, पचराही क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यानी पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल है, क्लियर। इसकी अगर हम बात करें पचराही की, तो पचराही में खुदाई कब हुई? तो खुदाई हुई वर्ष 2007 से 10 के दौरान, क्लियर। और खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिलेंगे आपको। खुदाई में आपको बहुत सारी मूर्तियां मिली, मूर्तियां व सिक्के, ये सभी प्रमाण आपको मिलेंगे। ये आपको आर्कियोलॉजिकल साइट दिख रहा होगा पिक्चर में, ये आर्कियोलॉजिकल साइट ही पचराही है, देख लीजिए, क्लियर। इस आर्कियोलॉजिकल साइट में आपको एक प्राकृतिक शिवलिंग भी देखने को मिल रहा है, मतलब यहां पर एक प्राकृतिक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ जितनी भी अवशेष मिले हैं, चाहे मूर्तियां चाहे सिक्के, ये देखिए मूर्तियां, यहीं पर इसी पचराही में एक म्यूजियम बनाया गया, संग्रहालय बनाया गया, जिसको बोलते हैं पचराही संग्रहालय। ध्यान से लीजिए, क्या बोलते हैं? पचराही म्यूजियम या संग्रहालय। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं जो खंडित अवस्था में हैं, टूटी फूटी हैं, चाहे सिक्के जो हैं, इन सभी को कहां पर संग्रहित या सुरक्षित करके रखा गया है? तो आपको याद रखना है, इनको सुरक्षित करके पचराही के म्यूजियम में रखा गया। आप जा करके देख भी सकते हैं, क्लियर। ये सारी मूर्तियां वहीं पर रखी गई हैं। तो क्या क्या मिली यहाँ पर खुदाई में मूर्तियां और सिक्के के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पचराही में आपको पकड़ना है, यहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग जो खंडित अवस्था में, प्राकृतिक शिवलिंग है जो कैसा है? खंडित अवस्था में, खंडित अवस्था में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, क्लियर। यहाँ तक बनेगा, आगे सुनिए, इसमें और क्या बच गया? हाँ, यहाँ तक बनेगा। इसके बाद आपको पकड़ना है, यहां पर माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि यहां पर पहले कंकालीन माता मंदिर था। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि यहां पर एक कंकालीन माता का मंदिर था, इसीलिए प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कंकालीन पचराही के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कंकालीन पचराही। तो कंकालीन पचराही भी यही है, कंकालीन पचराही भी यही है, चूंकि इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि यहाँ पर कंकालीन माता का मंदिर था। तो ये रहा पचराही,
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी इतनी बातें पचराही से लेकर के। आगे चले, पचराही के आपको नदी को बेस बनाना है। हास नदी के पश्चिम की तरफ आपको पकड़ना है पचराही और पूर्व की तरफ आपको पकड़ना है बकेला। तो ये भी हास नदी के तट पर है, पचराही की भांति ही हास नदी के तट पर। बकेला एक तो एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, साथ ही साथ क्या है, एक जैन तीर्थ स्थल भी है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा जैन तीर्थ स्थल भी है बकेला। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि साफ साफ लिखा है यहाँ पर, एक मंदिर की प्रतिमा आपको दिख रही होगी, पिक्चर दिख रहा होगा, और इसके भीतर में, यहाँ भीतर में आपको पार्श्वनाथ की प्रतिमा मिलेगी। किसकी प्रतिमा? पार्श्वनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इसीलिए जब भी आप पार्श्वनाथ की प्रतिमा देखेंगे, चूंकि उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप, इसीलिए पार्श्वनाथ के मूर्ति के आसपास आपको हमेशा सर्प जरूर दिखाई देगा। तो याद रखिएगा ये जैन तीर्थ स्थल है, और ये जैन तीर्थ स्थल किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा ये किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब गुरु, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर समझ गए? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। किसको नाम है? पार्श्वनाथ को। क्लियर? 24 तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस मंदिर में भी जो मूर्ति लगी उसमें आपको सर्प जरूर दिख जाएगा, देखिएगा। इसके साथ ही साथ पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो पुरातात्विक स्थल है, तो यहाँ से यहाँ भी बकेला में खुदाई के दौरान बहुत सारी खंडित मूर्तियां प्लस सिक्के के प्रमाण मिले हैं, सिक्के के प्रमाण प्राप्त हुए। क्लियर? तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके साथ ही साथ जैन धर्म की आस्था का केंद्र है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। ये भी बनेगा बकेला। आगे चले, बकेला से आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से इस जिले के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं। मतलब इस जिले में जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छत्तीसगढ़ में कुल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें से एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सबसे नया है, भोरमदेव अभ्यारण्य। क्लियर? तो भोरमदेव अभ्यारण्य को पकड़ लीजिए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये भोरमदेव अभ्यारण्य का गेट है, भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ की जो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें से एक है। याद रखिएगा भोरमदेव अभ्यारण्य जो है ये सबसे नवीन है, सबसे नया है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना राज्य गठन के बाद हुई 2001 में। एकमात्र अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का जिसकी स्थापना राज्य गठन के बाद हुई वो है हमारा भोरमदेव अभ्यारण्य। ये भी प्रश्न आपसे कभी पूछ सकता है, 2001 में। भोरमदेव अभ्यारण्य के बारे में याद रखिएगा कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल एरिया है, आपको पकड़ना है 165, कई जगह 63 लिखा है, कई जगह 65, 165 किलोमीटर स्क्वायर, 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। याद रखिएगा भोरमदेव अभ्यारण्य। क्लियर? ये मैकल को टच करेगा पूरा का पूरा अभ्यारण्य वाला क्षेत्र, क्योंकि मैकल रेंज कवर्धा जिले के पश्चिमी सीमा बनाते हुए जा रही है। तो ये आपको पकड़ना है भोरमदेव अभ्यारण्य। इसमें अगर जीवों की बात करें तो जीवों में आपको पकड़ना है सांभर, चीतल, हिरण, समझ गए, इत्यादि। ये जितने जीव हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर? सांभर, चीतल, हिरण इत्यादि, 12 सिंघा वगैरह सब मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है भोरमदेव अभ्यारण्य के बारे में। अगला है रामचुआ हरमो, उसी से लगा हुआ क्षेत्र है, भोरमदेव अभ्यारण्य से लगा हुआ क्षेत्र आपका है रामचुआ हरमो। वर्तमान में चर्चाओं के केंद्र में है, ये दोनों गांव हैं। ये चर्चाओं के केंद्र में इसलिए है क्योंकि यहीं पर आपका प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी। रायपुर वाला तो देखें आप लोग, जंगल सफारी, छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी यहां पर प्रस्तावित है। ये जंगल सफारी जो है ये 191 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। कितने हेक्टेयर क्षेत्र में? 191 हेक्टेयर एरिया में इसको बनाया जाएगा। इसका एरिया कितना है? 191। क्लियर? ये दूसरा है। तो आपके दिमाग में अगर छत्तीसगढ़ का पहला कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम आपका है जो नवा रायपुर जंगल सफारी है। नवा रायपुर जो हमारा जंगल सफारी है। क्लियर? जंगल सफारी, ये नवा रायपुर जंगल सफारी, इसका उद्घाटन कब हुआ था अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है इसका उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था, प्रधानमंत्री जी ने
ठीक है, पीएम ने किया था, और कब किया तो याद रखिएगा नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में। ये प्रस्तावित है, अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ यहाँ पर कार्य, याद रखिएगा ये प्रस्तावित है केवल अभी। जंगल सफारी 191 हेक्टेयर में बनेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हरमो नामक जगह है, यहीं पर हरमो नामक स्थान पर यहाँ पर एक प्राकृतिक जल कुंड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्राकृतिक क्या है, एक जल कुंड है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है, याद रखिएगा हरमो। क्लियर। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखना है, किसी रामचुआ हरमो क्षेत्र में एक महल है, खंडित महल, जिसको बोलते हैं सतखंडा महल। क्या बोलते हैं, सतखंडा महल। सतखंडा महल इसी रामचुआ हरमो क्षेत्र में सतखंडा महल भी है यहीं पर। क्लियर। तो ये इतनी बातें याद रखनी है आपको रामचुआ हरमो के बारे में, जो हमारा छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी बनाया जाएगा। क्लियर। अगला जो स्पॉट आपको देखने को मिल रहा है कामठी। कामठी अभी हमने देखा था, आगर याद आ रहा है, आगर नदी के तट पर कामठी याद आया। तो कामठी कहां पर है, आगर के तट पर, आगर नदी के तट पर कामठी। कामठी क्या है तो याद रखिएगा ये कामठी भी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। यहां पर 2 मंदिरों के प्रमाण मिलेंगे कामठी में। एक आपको पकड़ना है महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, और एक आपको पकड़ना है, तो शिव का मंदिर हो गया, और एक आपको पकड़ना है भगवान विष्णु का मंदिर, विष्णु मंदिर, महादेव मंदिर और भगवान विष्णु का मंदिर। तो यहां पर हमने महादेव मंदिर और विष्णु मंदिर को देखना है, तो इतनी सारी चीजें हमको कामठी में चेक करनी है। तो अभी तक इस जिले से संबंधित जितने भी हमारे प्राकृतिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, हम सब पर चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा एक पॉइंट इसमें जो बचता है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल वाला यानी भूगर्भिक संरचना। तो चलिए इस जिले की भूगर्भिक संरचना को भी देख लेते हैं। इस जिले की अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें तो याद रखिएगा ये जिला प्राकृतिक रूप से महानदी बेसिन का हिस्सा है। किसका भाग है, महानदी बेसिन प्राकृतिक क्षेत्र का भाग है, प्राकृतिक क्षेत्र का भाग है। अगर यहाँ चट्टानों की बात करें तो चट्टानों में आपको याद रखना है, एक तो आपका महानदी बेसिन है इसलिए कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी, दूसरा आपका कडप्पा के साथ साथ दूसरा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें पकड़ना है, और तीसरा आपको दक्कन ट्रैप, तीसरा आपको दक्कन ट्रैप पकड़ना है। यानी तीनों ही चट्टानें आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगी। कडप्पा चट्टान है मतलब चूना पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में आपको पकड़ने हैं माइंस में आपको सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा। अगर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में आपको लोहे के लिए आपको याद रखना है, लोहा प्राप्त होगा, और लोहे में आपको पकड़ना है चेलिकामा, चेलिक्लामा, एकलामा और चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी। इसके साथ ही साथ दक्कन ट्रैप की चट्टानों की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉक्साइड मिलेगा, आपको बॉक्साइड मिलेगा। बॉक्साइड में आपको पकड़ना है बोरई और दलदली, बोरई और दलदली जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बॉक्साइड की उपलब्धता देखने को मिलेगी। तो इतनी बातें आपको भूगर्भिक रूप से यानी इस जिले में भूगर्भिक संरचना को अगर हम देखें तो इतनी बातें आपको पकड़ के चलनी है। तो ये कंप्लीट हमारा कवर्धा जिला क्या होता है, कंप्लीट होता है।